गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आप तो आज का जो चैप्टर है वो है फिनिशेस यानी परिसज्जा। फिनिशेस किसी भी वस्त्र पर देनी बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब वस्त्र करघे पर से, मतलब जो वस्त्र जिस पर बुनाई होती है लूम, तो करघे पर से जब वस्त्र को उतारा जाता है तब वो उतना सुंदर नहीं होता कि वो बाजार में बिक सके। क्योंकि जब करघे पर से उतारते हैं तो उसकी सतह बिल्कुल साफ नहीं होती, उस पर धूल मिट्टी चिपकी हुई होती है, उसका आकार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, खुरदरी सतह होती है, और उसका ताना और बाना, जो ताने जो होते हैं वॉब लंबे वाले और वेफ्ट जो उसमें बुनाई, तो ताने और बाने भी ढीली अवस्था में होते हैं। तो इसलिए जैसे ही करघे पर से जो कपड़ा उतरता है वो अगर हम उसको देखें तो हमको नहीं लगेगा कि ये बहुत ही अपीलिंग है और हम उसको खरीद सकते हैं। इसलिए कोई भी कपड़ा जो करघे यानी लूम पर से उतरता है उस पर फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बुनाई के बाद जो प्रक्रिया होती है, बुनाई के बाद जो क्रियाएं देते हैं उस वस्त्र को जो लूम पर से उतरा है, तो वो उस वस्त्र को, उसका रूप सुधारते हैं, उसकी मजबूती, उसकी कोमलता, उसको आकर्षक बनाते हैं। और इन सब प्रक्रियाओं को मिलाकर और परिसज्जा या फिनिशेस कहते हैं। मतलब फिनिशेस या परिसज्जा वो एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि वस्त्र के रूप, रंग, कोमलता, मजबूती, उन सबको सुधारने के लिए की जाती है। पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में तो जो वस्त्र लूम पर से उतारते थे तो बाहरी रूप रंग हाथों से ही उसको ठीक किया जाता था। जैसे कलर करके, नेचुरल कलर जो होते थे उसे नेचुरल कलर कर देते थे। अगर वो दूर दूर ताना और बाना है, बीच में छेद है, तो उस पर स्टार्च लगा देते थे, मांड लगा देते थे, या फिर चाइना क्ले से उसको भर देते थे। तो वो हाथों से ही वो कपड़े की फिनिशिंग हो जाती थी। लेकिन आजकल बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं और बहुत तरीके से परिसज्जाएं दी जाती है वस्त्रों को आकर्षक बनाने के लिए, मूल्यवान बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए, सुंदर, कोमल, चिकना बनाने के लिए। तो कई सारी मशीन्स आ गई हैं। तो मैकेनिकल फिनिशेस होती हैं, कई सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, केमिकल फिनिशेस होती हैं। फिनिशिंग में भी कुछ स्थिर होती है, कुछ अस्थिर होती है, मतलब कुछ तो धुलाई के बाद में ख़त्म हो जाती है, कुछ लास्ट लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक रहती है, कुछ सिर्फ केमिकल है, कुछ भौतिक है। तो इस तरह से कई प्रकार की फिनिशिंग होती है आज के ज़माने में वस्त्र के रूप रंग को सुधारने के लिए। कुछ फिनिशेस जो होती हैं वो गृहिणी घर पर ही कर लेती है, जैसे प्रेस करना है, नील लगाना है, कलफ करना है। वो फिनिशेस जो है वो बिना मशीन के घर पर ही हो जाती है। और वैसे जब वस्त्र मिल पर से निकलता है, किसी इंडस्ट्री से निकलता है, तो हम उसको ग्रे गुड्स कहते हैं। और वो जो ग्रे गुड्स है वो अभी पहनने लायक नहीं है, वो अभी सुंदर नहीं है, तो उस ग्रे गुड्स को दूसरी मिल में, दूसरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है फिनिशिंग के लिए। लेकिन कई बार एक ही मिल ऐसी होती है जिसमें धागा भी बन रहा है, वस्त्र भी बन रहा है और उसकी फिनिशिंग भी हो जाती है। कई बार एक ही मिल में होता है, कई बार अलग अलग मिल्स में होता है। जब वस्त्र को फिनिशिंग दी जाती है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि वस्त्र का क्या गुण है, वस्त्र की भौतिक विशेषताएं क्या है, वस्त्र की केमिकल यानी रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं, वस्त्र की संरचना क्या है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कौन सा वाला केमिकल है, उसकी बनावट कैसी है, वस्त्र में लचीलापन कैसा है, इलास्टिसिटी, उसमें प्रतिस्कंदता कैसी है, रेजिलियंसी कैसी है, फिर जो तंतु उसमें काम में आए हैं, तंतु की मोटाई कैसी है, तंतु में ऐंठन कितनी है, तंतु की लंबाई कितनी है, और तंतु की से जो वीविंग की है वो बुनाई कैसी है, सादी बुनाई है, ट्विल बुनाई है, सैटिन है, जैकर्ड है, तो
उन सब का ध्यान रखते हैं। फिर वस्त्र का उपयोग कहाँ करेंगे हम, भाई धुलाई में, बिछाने में, रसोई में, झाड़न में, पोंछन में, या फिर किसी अवसर पर, तो वस्त्र का उपयोग देखेंगे। वस्त्र किस मौसम में पहना जा रहा है, वस्त्र किस अवसर पर पहना जा रहा है, तो उस अनुसार फिनिशिंग का हम कपड़ा खरीदेंगे। उसके अलावा वस्त्र पर अम्ल का क्या प्रभाव होता है, क्षार का क्या प्रभाव होता है, ब्लीचिंग का क्या प्रभाव होता है, जल का क्या प्रभाव होता है, सूर्य का क्या प्रभाव होता है, कीड़ों का क्या प्रभाव होता है, ये सब हम सारी क्वालिटीज़ देखकर और फिर उस वस्त्र पर हम फिनिशिंग देंगे। ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इसमें एक सब टॉपिक हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनिशेस। जब हम परिसज्जा किसी भी वस्त्र को देते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? वैसे तो मेन उद्देश्य जो ये है कि बाहरी रूप को सुधारना, वस्त्र के बाहरी रूप जो लोगों को दिख रहा है वो वस्त्र सुंदर होना चाहिए। कई बार हम किसी दुकान पे जाते हैं और कहते हैं हाँ वो दिखाओ बहुत ही सुंदर है, फिर जब वो पास में कपड़ा आता है तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो सिंथेटिक हो और हम कॉटन कपड़ा पसंद करते हैं, नहीं भैया ये सिंथेटिक है। या फिर वो पास में आने के बाद में हम देखते हैं उसकी वीविंग तो बहुत दूर 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 है, हमें तो ऐसा छनछना कपड़ा नहीं चाहिए, वो भी हो सकता है। या फिर पास में आने के बाद में अरे ये तो बहुत फिसलता है, दूर से तो लग रहा है कि बहुत कॉटन टाइप है ना। या फिर वो पास में आने के बाद में ऐसे थोड़ा हाथ पे लगा के देखते हैं तो वो चुभता है, तो फिर नहीं ये तो चुभ रहा है, या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो बाहरी रूप को सुधारना फिनिशिंग है। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सुंदर और बहुत ऐसा बना देंगे कि हर जना उसको ले लेगा। ये कपड़ों को बेचने की स्ट्रेटजी है और हमारे लिए भी वो टिकाऊ और सुंदर होनी चाहिए, इसलिए भी हम फिनिश्ड कपड़े लेते हैं। और बाजार वाले उसको भुनाते हैं कि अगर मान लो दूर दूर ताना बाना छेद है तो उसमें स्टार्च वगैरह लगा के बढ़िया उसको ताने बाने को सीधा करके धो के प्रेस करके कलर करके प्रिंट करके बेच देते हैं। और एक से ही प्रिंट जो 1000 रुपये मीटर वाले कपड़े में आ रही है वो 500 में भी आएगी, वो 100 रुपये वाले में भी आएगी, 80 रुपये वाले कपड़े में भी आ जाएगी। 80 रुपये मीटर एक कपड़ा है उसमें भी वही प्रिंट छाप देंगे वो, और वो ही आपको 1000 रुपये वाले में भी मिलेगी। तो ये फिनिशिंग का ही कमाल है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये फिनिशिंग कौन कौन से तरीके की है, और इस फिनिशिंग को देने के बाद कहीं ये कपड़ा वीक तो नहीं हो गया है, कमज़ोर तो नहीं हो गया है। तो इसके कुछ उद्देश्य होते हैं परिसज्जा देने के। जैसे पहला है बाहरी रूप सुधारना, दूसरा चमक को कम करना या ज़्यादा करना। कुछ लोग होते हैं बहुत चमकीला वाला कपड़ा चाहिए कि ग्लेज्ड कपड़ा जब पहना हुआ हो तो मतलब वो चमकना चाहिए, तो वैसा कपड़ा भी बनाना पड़ता है मिल्स इंडस्ट्रीज़ को। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फीके कलर, बिल्कुल ऐसा कलर हो कि कबूतरी सा भूरा सा और वो बिल्कुल चमक नहीं हो उसमें, तो ऐसे वाले कपड़े रॉ सिल्क जैसे कपड़े भी पहनते हैं। तो चमक को कई बार तो तंतु की कम करनी पड़ती है, कई बार चमक को बढ़ानी पड़ती है। तो दोनों तरह की फिनिशेस होती है और फिनिशिंग का उद्देश्य भी है कि चमक को बढ़ाना या चमक को घटाना। उसके अलावा जैसे वस्त्र पर रोएं आ जाते हैं, जब हम बना रहे हैं तब भी रोएं आ जाते हैं, गांठें रह जाती है उसमें, धागे ढीले ढीले रह जाते हैं, या ताना बाना जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इन सब को सही करके गांठें हटा दी, रोएं हटा दिए, और एक ऐसी सतह जो बिल्कुल मजबूत कोमल चिकनी, तो ऐसी साफ सतह जो है वो बनाई जाती है फिनिशिंग के द्वारा। अगर मान लो ताना और बाना थोड़ा टेढ़ा हो गया, ताने टेढ़े हो गए और बाने तो सीधे ही जा रहे हैं, तो ताने और बानों को 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। फिर उसको जितना हमने बनाया था, हमने सोचा था कि भाई 36 इंच का पहना होएगा और इतना मीटर हमको बनाना है, तो हमको 36 इंच की चौड़ाई और जितने इंच की लंबाई का कपड़ा हम देखेंगे और उसको उतना हम चौड़ा और लंबा कर लेंगे। उसके बाद हम उसको फिनिश करेंगे तो वो कपड़ा उतनी लंबाई और चौड़ाई का बन जाएगा, उसके ताने और बाने सही हो जाएंगे तो उसका रंग रूप सुधर जाएगा। उसके अलावा जब वस्त्र बनता है तो उसमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ, तेल, धूल, मिट्टी, ये सब भी चिपक जाती है, तो उसको भी साफ करना चाहिए और उससे भी वस्त्र जो है वो सुंदर बन जाता है। उसके अलावा कई बार उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, मतलब कोई कपड़ा है
और लग रहा है कि वो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन कोई फिनिशिंग देके अगर वो मजबूत बनता है, टिकाऊ बनता है, तो उसको मजबूत और टिकाऊ बनाना चाहिए, जिससे कि उस वस्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है और इसीलिए परिसज्जा देते हैं। उसके अलावा उसके कार्य के अनुरूप, जैसे कोई वस्त्र है वो अग्निशमन वाले पहन रहे हैं कि भाई अग्नि जो जहाँ आग लगती है और आग को बुझाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अग्नि अवरोधक वाले कपड़े की भाई थोड़ी सी आग भी लग जाए तो उनके शरीर तक ना आए। हालांकि आग में खड़े रहेंगे तो आग, मतलब ऐसा कोई कपड़ा नहीं है कि वो आग नहीं पकड़े, लेकिन कुछ समय के लिए बच सकते हैं, तो वो कार्य के अनुरूप होएगा। तो उस कपड़े पर कुछ ऐसा लेप होता है, वो अग्नि अवरोधक फिनिश हो जाती है और वो अग्नि में जो काम करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको वाटरप्रूफ वाला कपड़ा चाहिए, तो वो वस्त्र बन रहा है उसमें वाटरप्रूफ की फिनिश दी जाती है। तो इस तरह से कभी कभी हमको फिक्स क्रीज वाले भी वस्त्र बनाने पड़ते हैं। कुछ स्कर्ट्स वगैरह ऐसे होती हैं बिल्कुल ऐसे प्लीट्स वाली, तो उनको श्रिंक करके जैसे कैलेंडरिंग वगैरह भी करते हैं, ऐसे श्रेनर पास पास में ऐसे लहरदार धारियाँ और ऐसे, तो फिक्स क्रीज कर देते हैं, तो वैसी भी फिनिश दी जाती है। तो इस तरह से कार्य के अनुरूप हम वस्त्रों को फिनिशिंग दे सकते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ लोग हैं उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वस्त्रों की देखभाल करने के लिए, इसलिए क्योंकि वो वर्क पे भी जा रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है और वो इतना कमा भी नहीं पा रहे हैं कि हम है ना कपड़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से रख सकें, तो वो वॉश एंड वेयर सिंथेटिक कपड़े लेते हैं। सिंथेटिक कपड़े फटाफट धुल जाते हैं, फटाफट सूख जाते हैं, उनकी क्रीज की कोई दिक्कत नहीं है, क्रश नहीं होते हैं, मतलब सिकुड़ते नहीं हैं, सलवटें नहीं पड़ती। तो इस तरह से वस्त्र की देखभाल जिनको कम करनी है तो वॉश एंड वेयर वाली फिनिशिंग वाले कपड़े ले लेंगे वो, और कई बार उन कपड़ों में धूल मिट्टी भी नहीं चिपकती है, ऐसी वाली फिनिशिंग भी होती है। उसके अलावा टाइम टू टाइम उपभोक्ता की मांग के अनुसार भी इंडस्ट्रीज में फिनिशिंग बदलती रहती है। जैसे पहले मान लो एक तो प्योर सिल्क होता ही है, लेकिन अगर सिंथेटिक सिल्क बना तो पहले बहुत समय पहले गज्जी सिल्क होता था, लोग पसंद करते थे। थोड़े समय बाद में गज्जी सिल्क किसी ने पसंद नहीं किया तो लोगों ने वो फिनिशिंग देना बंद कर दिया। उसके बाद में चाइना सिल्क आई तो चाइना सिल्क जैसे कपड़े बनने लग गए, फिर वो भी खत्म हो गया। अब आजकल मान लो इटालियन सिल्क पहनते हैं। तो जो जिस समय कपड़े की मांग होती है उपभोक्ता की, उस अनुसार भी कपड़े को फिनिशिंग दी जाती है, जिससे कि सारे उपभोक्ता खुश रहते हैं और इंडस्ट्री से भी जो वस्त्र बन रहा है वो अच्छा बिकता है। उसके अलावा हम जब फिनिशिंग देते हैं तो वस्त्रों में भी अंतर कर सकते हैं। एक ही तरह के वस्त्र बनाकर हम उसमें थोड़ी थोड़ी अलग फिनिशिंग देके कर सकते हैं, और अलग अलग वस्त्रों पर भी हम अलग अलग फिनिशिंग दे सकते हैं। जैसे कोई वस्त्र है और उसको रोएदार बनाना है तो नैपिंग वाली जो होती है जिसमें कांटे से लगे हुए होते हैं, उस मशीन के पास में से उसको गुजारते हैं उसके ऊपर से, और वो जो वस्त्र है उसमें छोटे छोटे रोए निकल जाते हैं, और वो जो रोए होते हैं वो बिल्कुल उस कपड़े को जो है लचीलापन और कोमलता देते हैं छोटे बच्चों के लिए या फिर इस तरह। तो नैपिंग अगर दे रहे हैं तो रोए उठाने वाली मतलब नैपिंग फिनिशिंग देने से रोए कपड़े के उठ जाते हैं, कोमल कपड़ा बन जाता है। या फिर अगर हम यूँ सोचें कि हमको सख्त और कड़क कपड़ा चाहिए तो जो कोई कपड़ा है उस पर स्टार्च लगा के ग्लेज्ड कोई फिनिशिंग करके उसको बढ़िया धो के प्रेस करके रखेंगे तो फिर वो चमकदार और सख्त वस्त्र हो जाएगा। कई बार हमको चाहिए कि कपड़े में ही सेल्फ डिज़ाइन दिखे, तो सेल्फ डिज़ाइन वाली जो रोलर मशीन होती है उसके वहाँ से गुजारते हैं। या फिर हमको चाहिए कि कपड़े में उभरी उभरी कुछ डिज़ाइन हो, तो कुछ इस तरह के सिलेंडर्स होते हैं जो उनके अंदर से वस्त्र को गुजारते हैं कि उस सिलेंडर में उभरी हुई एक डिज़ाइन होती है तो वो कपड़े पर लगती है, और दूसरा जो मतलब यहाँ कपड़ा है तो ऊपर उभरा हुआ है और नीचे जो एक और रोलर है उसमें भी मतलब एक में उभरी हुई है और एक में डीप डिज़ाइन है वही,
तो उसके बीच में अगर कपड़ा आ जाएगा तो डीप वाली में चला जाएगा और ऊपर वाली उसमें जैसे टच बटन होते हैं उस तरीके का। तो वैसे करेंगे तो जो भी डिज़ाइन होगी वो उभरी उभरी डिज़ाइन हो जाएगी, तो उससे भी फ़र्क आ जाएगा। तो वो नक्काशी वाली कैलेंडरिंग नक्काशी की फिनिशिंग हो जाएगी। उसके अलावा कुछ वस्त्र होते हैं जिनके ताने और बाने मतलब उनका गणांक कम होता है, बहुत ही कम, मतलब ताने भी कम है, बाने भी कम है, धागे दिखते हैं। जैसे हमारे पट्टियाँ बांधते हैं, बीमार हो जाते हैं जब हॉस्पिटल में, तो उसका गणांक कितना कम होता है हम गिन सकते हैं। अगर 1 बाई 1 सेंटीमीटर का कोई कपड़ा हो तो हम गिन सकते हैं कितने ताने कितने बाने हैं। तो निम्न बुनाई के जो कपड़े होते हैं वो जिनको कि हम घटिया या सस्ता वस्त्र बोलते हैं, फिर हम उनको जैसे कहीं पूजा पाठ में भी रखते हैं, कहीं कहीं और भी ऐसे लेने देने के काम में भी आ जाते हैं। तो उनमें क्या करेंगे कि या फिर अस्तर के लिए भी हम यूज़ करते हैं बिल्कुल पतला कपड़ा, तो वो ऐसे ही नहीं दिखता, उस पर भी स्टार्च लगा के ताने बाने बिल्कुल सही करके, बिल्कुल उसकी टेंडरिंग करके, मतलब सीधा करके उसको 90 डिग्री के कोण पे ताने बाने को, और उसके बाद में स्टार्च लगा के कड़क करके फिर उसको बेचते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उसको स्टार्च लगा के रंग भी देते हैं, मतलब पहले रंग भी देते हैं, छपाई भी कर देते हैं, फिर स्टार्च लगा के बढ़िया प्रेस करके उसकी पूरी कमी को दूर कर देते हैं और गाँव में अच्छी रेट पे बेच भी देते हैं। तो वो भी फिनिशिंग का एक काम है कि वस्त्रों को अच्छे रूप में करके और बेचना। तो इस तरह से जो अभी हमने पढ़ा ये परिसज्जा है, और परिसज्जा का मतलब ये होता है कि जो भी वस्त्र मिल में बना उसके बाद में जो निकला तो वो पहनने योग्य नहीं होता, थोड़ा गंदा होता है, उसको आकर्षक बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो परिसज्जा है। परिसज्जा कैसी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, लंबे समय तक रहे, या टेम्परेरी भी हो सकती है, घर पे भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। पहले तो पुराने ज़माने में घर पे ही करते थे, लेकिन आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। और जब फिनिशिंग करते हैं तो सब ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस कपड़े को कब पहनेंगे, कौन से मौसम में पहनेंगे, कौन से लोग पहन रहे हैं, या फिर जिसमें फिनिशिंग दी जा रही है उसका तंतु कैसा है, मोटा है, छोटा है, अम्ल का क्या प्रभाव है, क्षार का, ये सब हम इसको ध्यान में रखते हैं। और परिसज्जा के उद्देश्य यही है कि बाहरी रूप उसका सुधारना, उसकी कोमलता, उसकी सघनता, उसका आकर्षण, ये सब उसका सुधारना, और अगर कपड़े में थोड़ा सा डिफरेंस लाना है कि रोए निकालना है, निक्काशी करनी है, तो वो भी सब हम फिनिशिंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये परिसज्जा का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और वैसे परिसज्जा कई तरीके की होती है, केमिकल रासायनिक होती है, यांत्रिक होती है, भौतिक होती है, स्थिर होती है, अस्थिर होती है। लेकिन हमारे इसमें कोर्स में जो है वो एक लिमिटेड फिनिशेस जो है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ यांत्रिक और कुछ भौतिक और रासायनिक परिसज्जाएं, जिनमें रसायन काम में आ रहा है वो रासायनिक परिसज्जाएं, जिनमें मशीन काम में आ रही है वो यांत्रिक परिसज्जाएं, उनके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।